हेलो फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3 हम लोग आज शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इससे पहले जो जितने भी पार्ट हमने देखे तो उसमें हमने देखा था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। फिर हमने अलग अलग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी देखे थे ना, हमने अलग अलग कमिटीज देखी थी बहुत सारी। फिर जैसे नर्सिंग होम 2 कमेटी के बारे में देखा था। फिर हमने जो बैंकिंग सेक्टर है हमारा, उसमें कौन कौन से रिफॉर्म्स आए थे, हमने 2 रिफॉर्म्स देखे भी थे, जैसे सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स हुए, प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स हुए। तो कुछ और रिफॉर्म्स हमारे बचे हुए थे, तो उसे हम इस पार्ट में और आने वाली अगली पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तीसरे नंबर का रिफॉर्म है आपका कंपटीशन रिफॉर्म। तो कंपटीशन क्या है? कंपटीशन मतलब एक, जो हमारा डिक्शनरी मीनिंग है ना वही पे, जो दूसरे बैंक है यहाँ पे उनसे बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करना है ना। बैंक जो है हमारे इंडिया में, उन्हें इतना कैपेबल बनाना, उन्हें इतना कॉम्पिटिटिव बनाना कि हर मतलब एक दूसरे के साथ वो हेल्दी कंपटीशन करे। अगर कंपटीशन करेंगे तभी तो वो क्या कर पाएंगे ना, कि अपने आप को बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। अपने आप में जो भी बदलाव है, अच्छे बदलाव है, वो ला पाएंगे। और कंपटीशन करके क्या आप करेंगे ना, बैंक क्या करेंगे, अपने आप को इफिशियंट बनाएंगे। अपने आप को इफिशियंट बनाएंगे। और अगर इफिशिएंट बनाए, एक सिंपल से एग्जांपल दे दूं मैं आपको कि कंपटीशन में क्या होता है ना, कि हम लोग क्या करते हैं, बैंक क्या करती है, मान लीजिए कोई एक बैंक है जिसने अपना ऐप लाया है, तो दूसरी बैंक अभी ये क्या हो ना, कस्टमर को आसान हो गया है कि उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे अपना काम कर सकते हैं। तो इस बैंक ने क्या किया, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। कस्टमर को अच्छा खासा प्रोडक्ट देख के वो चाहती है कि हमारा कस्टमर बेस जो है वो बढ़ाए। तो ऐसा अगर दूसरी बैंक देखेगी, बैंक क्या बोलेगी, अरे हमारे कस्टमर तो उस बैंक की तरफ चले जाएंगे। तो दूसरे बैंक, मान लीजिए ये ए बैंक है जिसने अपना ऐप निकाला है, तो दूसरे बैंक जो है बी बैंक, वो भी कोशिश करेंगे कि हम भी इससे बेहतर या ऐसा ही प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे जो कस्टमर है वो रिटेन बने रहे। तो ये क्या हुआ, ये कंपटीशन हो गया, हेल्दी कंपटीशन हो गया है ना। तो इसे कंपटीशन, अगर हम लोग जो बैंकों में कंपटीशन बढ़ेगी तो उनकी इफिशियंसी बढ़ेगी, उसके साथ साथ उनके कस्टमर जो है उनको एक अच्छा खासा प्रोडक्ट, एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। तो बोल रहे हैं कि बैंक्स इन इंडिया वेयर इनकॉम्पिटिटिव, है ना। पहले जो बैंक थे वो इनकॉम्पिटिटिव थे। अभी प्राइवेट बैंकों को एंट्री देने से पहले क्या हुआ करता था, सभी बैंक जो है वो सरकारी बैंक हुआ करते थे। उनको पता था हमारे अलावा कस्टमर के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने अपने आप को अपग्रेड भी नहीं किया था। ना ही वो कॉम्पिटिटिव थे, ना ही वो इफिशियंट थे, है ना, और इनइफिशियंट थे ड्यू टू एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि उनके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल था। जैसे गवर्नमेंट बोलेगी उस हिसाब से ही उनको चलना पड़ता था। अपने आप में कोई पॉजिटिव या अपने आप में कोई अपग्रेडेशन उन्होंने नहीं लाया था। लिमिटेड एक्सेस फॉर प्राइवेट एंड फॉरेन सेक्टर बैंक्स, तो जो प्राइवेट बैंक थे और जो फॉरेन बैंक थी उनको भी यहाँ पे अलाउ नहीं था हमारे इंडिया में। द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड पीएसबीज ऑपरेशनल एटोनॉमी एंड लोवर्ड पब्लिक ओनरशिप इन सच बैंक्स थ्रू रिफॉर्म मेजर्स। फिर सरकार ने क्या किया कि जो सरकार को ये बात समझ में आ गई कि प्राइवेटाइजेशन को ना अपनाने की क्या क्या लॉसेस है हमारे इंडियन बैंक्स को। फिर सरकार ने क्या किया कि जो बैंक थे उनको ऑटोनॉमी दे दी, आज़ादी दे दी। और जो पब्लिक ओनरशिप थी, जो सरकार का स्टेक था, जो परसेंटेज था 100%, उसको कम कर दिया। कैसे कम किया, उसने क्या किया, टू इट अलाउड देम टू ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम स्टॉक मार्केट अप टू 40% ऑफ देयर नेटवर्थ। ठीक है। तो सरकार ने क्या किया कि जो भी सरकारी बैंक थे उनको बोल दिया कि अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप अपने शेयर्स बेच सकते हो, लेकिन कितना बेच सकते हो, 40%। जो भी आपका नेटवर्थ है उसका 40% आप यहाँ पे आपके शेयर जो है वो बेच सकते हैं। ठीक है। पहले ये लिमिट 49% हुआ करता था फ्रेंड्स। जो पुरानी बुक है ना उसमें अभी भी आपको 49 मिलेगा, लेकिन आरबीआई के साइड से मैंने देखा तो यहाँ पे 40% है। ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि कोई भी बैंक शेयर मार्केट में शेयर बेच के कितना पैसा इकट्ठा कर सकती है, तो आप आंसर करोगे 40%। ओके फ्रेंड्स। फिर आता है आपका, फिर कौन कौन से ऐसे मेजर्स लिए गए जिनकी वजह से बैंक जो है कॉम्पिटिटिव बन गए। प्राइवेट एंड इंटरनेशनल बैंक्स हैव बीन परमिटेड टू ऑपरेट इन इंडिया इन ऑर्डर टू फोस्टर अ कल्चर ऑफ कंपटीशन एंड ग्रेटर चॉइस। है ना, कंपटीशन कब होगा? किसी क्लास में अगर 4 बच्चे हैं तो कौन किसके साथ कॉम्पीट करेगा, है ना। जरूरत ही नहीं कॉम्पीट करने की, 1 2 3 4 4 नंबर तो वैसे भी 4 रुक के आने वाले हैं। लेकिन अगर उसी क्लास में हम लोग 100 बच्चों को देखें तो हर कोई चाहेगा कि मुझे उससे बेटर करना है, इससे बेटर करना है, मुझे एक फर्स्ट आना है, मुझे सेकंड आना है। तो ऐसा ही बैंकों के साथ भी हुआ था कि अगर बैंक जो है वो जो पब्लिक बैंक थे वो बहुत कम थे,
तो उनको कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं थी, उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए कोई था ही नहीं। तो ऐसे में क्या हुआ, हमारी सरकार ने जो प्राइवेट बैंक्स थे और जो इंटरनेशनल मतलब जो फॉरेन बैंक्स थे, जैसे कि स्विस बैंक्स हो गए ना, ऐसे बैंकों को क्या किया, हमारे इंडिया में ब्रांचेस खोलने के लिए उनको अलाउ कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, वो यहाँ पे आई, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज लाई, अपने नए नए प्रोडक्ट्स लाए, जिसकी वजह से पब्लिक बैंकों को लगा कि हमारा वास्तव में अभी धोखे में है, हमें भी इन जैसा ही अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और ऐसे में क्या हुआ ना, एक कंपटीशन यहाँ पे बढ़ गया और कस्टमर को एक ग्रेट चॉइस है ना, कंपटीशन बढ़ेगी तो नए नए प्रोडक्ट्स बनेंगे, सस्ते प्रोडक्ट्स बनेंगे और कस्टमर को यहाँ पे इससे फायदा होगा। Transparent norms for entry of Indian private sector, foreign joint venture banks and insurance companies, permission for foreign investment in the financial sector in the form of FDI and FPI, permi- permission to banks to diversify product portfolio and business activities। अब और क्या किया हमारी सरकार ने, सरकार ने क्या किया कि जितने भी नॉर्म्स थे, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस थे बाकी देशों के बैंकों के लिए, कि आपको यहाँ पे आने के लिए ये सब करना पड़ेगा, या आपको अलाउ नहीं किया करता था पहले, जो 1991 के रिफॉर्म से पहले दूसरे बैंकों को अलाउ नहीं था, वो सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए या आसान बना दिए गए, ताकि जो प्राइवेट बैंक है और जो फॉरेन बैंक है वो यहाँ पे आ सके, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो यहाँ पे अपना ब्रांचेस खोल सके। और क्या किया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, कि हमारी कंपनी जो है वो अपने मतलब किसी दूसरे देश कंट्री में जाके अपनी कंपनी जो है वो खोल सकती है, अपने कंपनी के शेयर जो है वो बेच सकती है, दूसरे देशों की कंपनीज के शेयर खरीद सकती है ना। तो यहाँ पे एफडीआई को अलाउ कर दिया, एफपीआई को अलाउ कर दिया। एफडीआई एफपीआई आपका चैप्टर नंबर 8 में इन डिटेल में है, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा बात एक शॉर्ट में बता दूं कि एफडीआई क्या होता है ना, कि कोई भी फॉरेन का आदमी हो या फॉरेन की कंपनी हो, वो क्या करती है, हमारी इंडिया की कंपनी में यहाँ पे शेयर खरीदती है। शेयर इसलिए नहीं खरीदती है कि क्योंकि उसके पास पैसे प्रॉफिट कमाना चाहती है, शेयर वो इसलिए खरीदती है क्योंकि उसे हमारी इंडिया की कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ता है ना। मान लीजिए एक रिलायंस कंपनी है और ये मान लीजिए यूएस की कंपनी है, कंपनी ए। तो कंपनी ए ने क्या किया कि रिलायंस के शेयर खरीद लिए। अब जब भी रिलायंस कंपनी में कोई मीटिंग होती है या कोई उनको नया बदलाव लाना होता है, तो उनको मिस्टर ए को सॉरी उनको कंपनी ए को बुलाना पड़ेगा, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये बदलाव हमने लाए हैं, उनके ओपिनियन को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, हर मीटिंग में उनको बुलाना पड़ेगा। तो इस ये होता है एफडीआई, मैनेजमेंट में भी आपको हक मिल जाता है। और दूसरा होता है एफपीआई। एफपीआई में क्या होता है कि मान लीजिए एक कंपनी ए है, यूएस की ही है, उसने क्या किया, रिलायंस में अपने शेयर खरीद लिए। अब जब भी रिलायंस कंपनी के मैनेजमेंट में कोई इश्यू होता है, तो रिलायंस कंपनी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कंपनी ए को बस चाहिए कि उसकी शेयर की वैल्यू जो है, रिलायंस कंपनी की शेयर की वैल्यू जो है वो अपग्रेड हो जाए और उसका प्रॉफिट हो जाए। जब भी उसको लगेगा कि वैल्यू उसकी बढ़ गई है, वो बेच के चला जाएगा, किसी दूसरी कंपनी के शेयर यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, ये होता है सिंपल सा इतना, बस प्रॉफिट से मतलब होता है, मैनेजमेंट में क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं होता है। आज चैप्टर नंबर 8 में इसे डिटेल में देखेंगे। ये यहाँ पे आपने वर्ड देखा जॉइंट वेंचर बैंक्स, है ना। जॉइंट वेंचर बैंक्स क्या होता है ना, जैसे जॉइंट वेंचर होता है, जॉइंट वेंचर क्या होता है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा बैंक क्या करते हैं ना, एक साथ मिलके एक एंटिटी बनाते हैं या सब्सिडरी यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। और इसमें क्या होता है ना, जॉइंट मतलब इसमें ओनरशिप भी शेयर करेंगे, रिस्क भी शेयर करेंगे, प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, जो गवर्नेंस है वो शेयर करेंगे। इसका फायदा क्या होता है ना, इसका फायदा ये होता है कि जो दो और दो से ज्यादा कंपनीज यहाँ पे मिलके एक कंपनी बनाई है, एक बैंक बनाया है, वो सारे अपने कैपिटल को एक साथ, मतलब इससे कैपिटल बढ़ेगा, आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे, नॉलेज बढ़ेंगे, है ना। तो इससे क्या कर पाएंगे ना, वो एक बेटर प्रोडक्ट बना के यहाँ पे कस्टमर को दे पाएंगे। ठीक है friend? तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा चौथे नंबर का हमारा रिफॉर्म है मार्केट रिफॉर्म्स, है ना। मार्केट मार्केट मतलब क्या, सब्जी मार्केट में जैसे हम लोग जाते हैं जहाँ पे सब्जियां मिलती है, वैसे फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पे आपके पैसों का लेन देन होता है, जहाँ पे आपको पैसों से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनका लेन देन होता है, उसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, यहाँ पे बात है मार्केट रिफॉर्म्स की, मतलब जो मनी मार्केट है, जो कैपिटल मार्केट है, ऐसे सारे अलग अलग मार्केट्स में कौन कौन से नए नए बदलाव लाए गए। The market reforms include the removal of administered interest rate measures, the reduction of CRR and SLR rates from previously higher levels, the discontinuation of ad hoc treasury bills, and the market determined pricing for government securities, the establishment of pure interbank call money market, the implementation of auction based repos, reverse repos for short term liquidity management। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ये सारे मार्केट रिलेटेड टर्म्स है यहाँ पे,
कि सरकार ने क्या किया है, कि सरकार ने क्या किया, रिमूवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट मेजर। तो जो पहले इंटरेस्ट रेट जो था वो आरबीआई और गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, उसे हटा के अब बैंकों को आज़ादी दे दी कि एक मिनिमम लेवल है और एक मैक्सिमम लेवल है, इसके बीच आप जो आरबीआई ने सेट कर रखा है, तो उसके बीच आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रखना है। ठीक है, ये हमने पार्ट नंबर 1 में भी देखा है, पार्ट नंबर 2 में। तो यहाँ पे इसे आज जल्दी से कवर करेंगे। फिर सीआर और एसएलआर जो है वो बहुत हाई हुआ करता था। तो हाई होने की क्या कौन कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी मैंने बताया, कि जो किसी बैंक के पास अगर 100 रुपए है लोन बांटने के लिए, तो उसको सीआरआर जो है वो उस पे मान लीजिए पुराना 30 रुपए देना पड़ता था, आरबीआई के पास रखना पड़ता था, और एसएलआर जो है वो 40 रुपए खुद के पास रखना पड़ता था। तो लोन कितना बांटेंगे ना, पैसे तो सिर्फ 30 रुपए बचते हैं उनके पास, तो इससे उनका प्रॉफिट भी जनरेट नहीं हुआ करता था। तो उसे भी हटा के जो अभी सीआरआर जो है वो 3 से 4% है ना, और एसएलआर है 18 to 22%। इसमें इस रेंज में आपको देखने को मिलेगा। मतलब लोग बैंकों के पास लोन अवेल करने के लिए, लोन बांटने के लिए अब पैसे ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं। फिर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द एड हॉक ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या होता है ना, ट्रेजरी बिल्स एक्चुअली क्या होता है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है जिनको बेच के सरकार को अगर जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो सरकार इन्हें बेच के पैसे लोगों से इकट्ठा कर सकती है। और ये अलग अलग ड्यूरेशन के होते हैं, जैसे कि 90 डेज, 180 डेज है ना, 360 डेज, ऐसे अलग अलग डेज के यहाँ पे होते हैं। इसको भी हम लोग आगे इन डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे बता दूं कि एड हॉक ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं ना, जो रेगुलर टी बिल्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती है जिन्हें बेच के हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लोगों से यहाँ पे या स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ पे पैसे ले सकती है। लेकिन इन्हें बेचने का काम जो है ना, अब सरकार हर एक आदमी के पास जाके नहीं बोलेगी कि मुझे पैसे चाहिए, ये ट्रेजरी बिल ले लो और पैसे दे दो। ये ट्रेजरी बिल बेचने का काम जो है वो आरबीआई करती है सरकार के बिहाफ पे। जो आरबीआई का एनडीएस है ना, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ये जो पोर्टल है यहाँ से हम इसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और एडॉक क्या होता है ना, एडॉक मतलब जब आपको जरूरत होगी तब। एडॉक मतलब जब सरकार को जरूरत पड़ेगी तब सरकार इस टी बिल के साथ टी बिल्स को बेचेगी, और आप उसे पैसे की जरूरत, अपने पैसों की जरूरत को यहाँ पे पूरा करेगी। ठीक है। फिर आता है फैसिलिटेशन ऑफ इम्प्रूव पेमेंट सिस्टम्स एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म, जैसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो गया, निफ्ट, आरटीजीएस हो गया। ठीक है। फिर शार्प रिडक्शन इन प्री एम्पशन टू रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ये प्री एम्पशन जो है ना आपका, ये टॉपिक है आपका शेयर मार्केट रिलेटेड है। यहाँ पे अगर बताने की कोशिश करूंगी तो दो तीन लाइन में तो समझ नहीं आएगा, ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो आगे जब कैपिटल मार्केट आपका चैप्टर है वहाँ पे इसे डिटेल में है, तो इसे डिटेल में वहीं पे देखेंगे। फिर मार्केट डिटरमाइन, ये हमने देखा कि मार्केट डिटरमाइन प्राइसिंग दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, मतलब मार्केट के हिसाब से अगर बॉन्ड में या किसी सिक्योरिटी की सिक्योरिटीज की वैल्यू में अगर कुछ बदलाव आता है, कुछ कमी होती है या बढ़ोतरी होती है, तो उसे भी यहाँ पे मार्केट के साथ कनेक्ट करते हैं ना। पहले क्या होगा, मतलब जो बॉन्ड होते हैं या जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो प्राइस है, उसे मार्केट के साथ कनेक्ट कर दिया। मार्केट में अगर कुछ उतार चढ़ाव आता है तो उनके हिसाब से ये भी क्या हो गए ना, कम ज्यादा हो जाएंगे। फिर डिसबैंडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ये भी हमने देखा। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया गया, डिस्क्लोजर नॉर्म्स को बनाया गया है ना। डिस्क्लोजर नॉर्म्स मतलब जो आपकी बैलेंस शीट है बैंकों की, उसमें बैंकों को बताने पड़ेगा कि बैंकों की शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कितनी है, बैंकों ने लोन कितना ले रखा है, फॉरेन कंपनीज में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ये सारी चीजें जो है वो बैंकों को डिस्क्लोज करानी पड़ेगी, ताकि इन्वेस्टर्स को यहाँ पे पता चले कि जिस बैंक में हमने पैसे लगा रखे हैं, जिस बैंक में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्या हमारे पैसे सेफ है या नहीं, या क्या वो बैंक जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं। फिर आता है आपका इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल रिफॉर्म्स, है ना। नाम से ही पता चलता है, इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए। और लीगल, लीगल मतलब जो जिस लॉ के तहत इन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडियन बैंकिंग इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोक अदालत, है ना। लोक अदालत में क्या होता है ना, कि मान लीजिए कोई लोन आपने दे रखा है और वो एनपीए हो चुका है, जो कस्टमर है वो पे नहीं कर रहा है, तो इस लोक अदालत में जाके वहाँ पे आप सेटलमेंट करा सकते हो। कि कोई किसी कस्टमर का अगर 10 लाख लोन है तो आप बोल सकते हो कि एटलीस्ट आधा तो दे दो, या जो भी देना है आपको, 6 लाख देने हैं, 5 लाख देने हैं, वो दे दीजिए। उसके बाद जो भी बचता है, मान लीजिए उसका इंटरेस्ट सब पकड़ के यहाँ पे 15 लाख अगर हो जाता है, तो बाकी का जो है वो बैंक अपने प्रॉफिट में से यहाँ पे डालती है। लेकिन
लोक अदालत में क्या होता है ना कि जो एनपीए होता है वो 20 लाख तक, किसी कस्टमर का अगर 20 लाख तक लोन जो है वो ओवरड्यू है, तभी आप लोक अदालत के तहत उसकी सेटलमेंट करा सकते हो। अगर 20 लाख से ज्यादा है तो आपको डीआरटी में जाना पड़ेगा ना, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ठीक है, यहाँ पे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। लोक अदालत का दूसरा नाम है पीपल्स कोर्ट। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती है, ये क्या करती है कि जो बैंकों के बैड लोन से, बैड लोन्स मतलब जो एनपीए, एनपीए यानी जो अब जो क्या है ना, बैंकों के लिए अब कोई पैसे जनरेट नहीं करते हैं, और कोई लोन बैंक ने दे रखा है और आने वाले 90 दिनों के लिए ना ही बैंक को कोई इंटरेस्ट मिला है, ना ही कोई प्रिंसिपल मिला है, मतलब अब वो एसेट बैंकों के लिए बिल्कुल बैड है ना, बैंकों के लिए कोई पैसा वो जनरेट नहीं करके दे रहा है, बैंकों के ऊपर बोझ है वो, तो उसे हम बोलेंगे बैड लोन। ऐसे बैड लोन को वो बैंकों से खरीदती है, और उनका काम ही यही होता है 24 घंटे कि जो पैसे जो बैड लोन उन्होंने खरीदे हैं उसको रिकवर करे, है ना। बैंकों के पास उतना ही काम नहीं होता है कि कस्टमर के पीछे भागे कि लोन दे दो। अब एआरसीज क्या करेंगे, वो डेडिकेटेड होती है, उनका काम ही यही होता है पैसे वसूल करना, और ये फ्री में नहीं करती है, इससे वो कमीशन भी यहाँ पे लेती है। फिर सेटलमेंट एडवाइजरी कमिटीज। अब एडवाइजरी सेटलमेंट मतलब क्या होता है, सेटलमेंट मतलब कि जो एनपीएस यहाँ पे हमने, हमारे बैंकों के एनपीएस है, उनको कैसे भी करके वसूल करना है ना। सेटलमेंट मतलब क्या, मैं आपको एग्जांपल दिया ना अभी 10 लाख का, जो 10 लाख का लोन कस्टमर का 15 लाख हो चुका है, अगर उसमें से 6 लाख उसने दे दिए है तो बाकी पैसे बैंक के, ये सेटलमेंट है ना। तो ऐसी एडवाइजरी कमिटीज यहाँ पे बनाई गई है। तो एडवाइजरी कमिटीज का काम क्या होता है ना, ये एक बॉडी होती है फ्रेंड्स, है ना, जो ये रिकमेंडेशन देती है, डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करती है। ये जितने भी लीगल कंटेक्ट होते हैं, जैसे कि डेट रिकवरी या वन टाइम सेटलमेंट को लेकर इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस, ये गवर्नेंस करने तक, इन सारे कामों में आपकी जो बैंकों की जो है वो मदद करता है ना। ये इंश्योर करती है कि जो फाइनेंशियल डिफॉल्टर्स है, जिन्होंने लोन लिया है और पे नहीं किया है, तो इनके जो झगड़े होते हैं ना, मतलब ये झगड़े चल रहे होते हैं बैंकों के बीच में, और जो पैसे जो लोन लिया है डेटर ने, है ना, उन सब के बीच में ये जो झगड़े चल रहे होते हैं, प्रॉपर्टी सेटलमेंट के झगड़े जो चल रहे होते हैं, उनको सॉल्व करे, और समय पर यहाँ पे फेयर प्रोसेस लेके ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करे। फिर आगे आ रहा है आपका दिया डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म है। डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या कि कस्टमर ने बोला कि नहीं इतना पैसा पे नहीं कर सकते, तो बैंक बोलती है ठीक है आप लोग क्या करिए, देखिए टाइमिंग जो है आप लोग बढ़ा लीजिए, आपका ईएमआई जो है वो ईएमआई का टाइमिंग जो है, उस लोन का टाइमिंग 5 साल था तो आप 6 साल कर लीजिए, ताकि ईएमआई के अमाउंट जो है वो कम जाएगी ना। रिस्ट्रक्चरिंग जो मतलब जो टर्म्स और कंडीशंस थे उन्हें फिर से दोबारा रिस्ट्रक्चर करना, है ना, टू फैसिलिटेट फास्टर रिकवरी एंड रिस्ट्रक्चरिंग। Adoption of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act and subsequent amendments to protect the creditors' interest। ये सरफेस एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। सरफेस एक्ट में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। सरफेस एक्ट का लॉन्ग फॉर्म भी याद रखना है, और इसमें क्या क्या टर्म्स और कंडीशन है वो भी याद रखनी है। अब इसका सिंपल से मतलब मैं आपको बता दूं कि जो कस्टमर ने यहाँ पे बैंकों से होम लोन ले रखे हैं, तो अब पहले क्या हुआ करता था ना कि कोई कस्टमर अगर होम लोन पे नहीं करता है तो बैंकों, जो होम लोन के कागजात होते हैं वो बैंकों के पास गिरवी पड़े होते हैं ना, मॉर्गेज होते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर किसी कस्टमर ने यहाँ पे पैसे नहीं दिए होम लोन के, बैंकों के पास राइट है ना, बैंकों के पास कागजात है, ये अधिकार भी है कि हम उसके घर को कब्जे में ले लें। लेकिन इस कब्जे में लेने के लिए उनको ना बैंकों को कोर्ट के पास जाना पड़ता था। अब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में बहुत सारा टाइम जो है वो लग जाता था, क्योंकि कोर्ट के पास अदर केसेस भी होते हैं बहुत सारे। तो ऐसे में क्या हुआ करता था ना, मान लीजिए अगर कि कोई केस सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अगर 15 साल लग जाते हैं, बैंकों को ये अधिकार देने के लिए कोर्ट के द्वारा कि हाँ आप लोग जाइए और घर पे कब्जा ले लीजिए, इस ये लाइन को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे कम से कम 15 से 20 साल लग जाते थे। और उस दौरान जो एनपीए वाला आदमी है जिसने होम लोन नहीं पे किया है, वो आराम से अपने घर में रह रहा था, है ना, पैसे ना चुका के भी अपने घर में रह सकता था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। अब इस एक्ट के तहत क्या होता है ना, बैंकों को जब भी कोई आदमी होम लोन पे नहीं करता है, उसका ओवरड्यू हो जाता है, एनपीए हो जाता है, तो उसको कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस एक्ट ने बैंकों को ये पावर दे रखी है कि वो सीधा जाके उस आदमी के घर पे अपना कब्जा जमा सकते हैं, ठीक है। इस एक्ट से ना बहुत राहत मिली है एक्चुअली बैंकों को, क्योंकि हर बार कोर्ट में जाने के खर्चा बच गया, टाइम बच गया, है ना, जल्दी से उस घर को बेच के, अभी इतना टाइम लगेगा 15-20 साल, तो उसका वैल्यूएशन भी कम हो जाता था, जिसकी वजह से पैसे जो इतने आने चाहिए थे वो नहीं आ पा रहे थे, ठीक है। फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, है ना, फॉर इंफॉर्मेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑन द डिफॉल्टर्स एज वेल एज अदर बोरोवर्स।
फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो मतलब क्या होता है ना, ये आरबीआई ने बनाया था इसको। तो आरबीआई का मतलब, इसका मतलब क्या था कि जितने भी बैंक है ना, उनके पास जितने भी लोन लेने वाले आदमी है, उनकी इंफॉर्मेशन आपको इसे देनी पड़ती थी, है ना, ताकि कोई एक आदमी सेम लोन अलग अलग बैंकों से ना ले। इसको एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए एक कस्टमर है जिसने कैनरा बैंक से होम लोन ले रखा है ना, यहाँ पे कैनरा बैंक से होम लोन ले रखा है, और एक दूसरा आदमी है यहाँ पे जिसने सेंट्रल बैंक से भी लोन ले रखा है। सॉरी, एक आदमी है जिसका कैनरा बैंक में भी अकाउंट है और सेंट्रल बैंक में भी अकाउंट है। अब वो गया कैनरा बैंक में, वहां पे उसने होम लोन ले लिया, होम होम लोन अपने घर के जो कागजात है वो यहाँ पे कैनरा बैंक के पास गिरवी रख दिए। अब वो गया फिर से सेंट्रल बैंक के पास, तो सेंट्रल बैंक के पास भी क्या, उसने एक डुप्लीकेट कागजात यहाँ पे बनवा लिए, है ना, फर्जी कागजात बनवा लिए, और सेंट्रल बैंक के पास जाके बोला कि मुझे होम लोन चाहिए, तो यहाँ से भी होम लोन ले लिया। और मतलब यहाँ पे भी कागजात गिरवी रख के यहाँ से भी होम लोन ले लिया। अब तो वो दो दो होम लोन एंजॉय कर रहा है ना, घर तो एक ही है लेकिन उसके बिहाफ पे उसके दम पे उसने दो दो होम लोन यहाँ पे ले लिए। अब ये प्रॉब्लम क्यों हुई? ये प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि इस बैंक की इंफॉर्मेशन इस बैंक को पता नहीं है ना। अगर ये पता होती, तो अगर सेंट्रल बैंक को पता होता कि इस आदमी ने कैनरा बैंक से पहले ही होम लोन ले रखा है, तो वो क्यों होम लोन देता उसको ना, उसको पता ही नहीं है। क्योंकि जो फर्जी कागजात उसने बनाए वो बिल्कुल ओरिजिनल दिख रहे हैं। ये यही पे आपका काम करता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का काम क्या है कि जब भी वो आदमी पहले कैनरा बैंक से लोन लेगा, तो कैनरा बैंक इसको इन्फॉर्म करेंगी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो को कि मैंने हमने ऐसा ऐसा होम लोन दे रखा है, उस आदमी का नाम ये है, उसका एड्रेस ये है, कितना होम लोन दे रखा है, उसकी मॉर्गेज प्रॉपर्टी कहाँ पे है, ये सारी बातें वो इसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो को दे देगी। अब ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो गई। अब वो आदमी जब सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, इस क्रेडिट क्रेडिट ब्यूरो से यहाँ पे चेक करेगी क्या ऐसा नाम का कोई आदमी ने पहले होम लोन ले रखा है, अगर लिया है तो प्रॉपर्टी कौन सी है, कहाँ पे है, क्या सेम प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी पे उन्होंने ऑलरेडी लोन ले तो नहीं रखा है। अब यहाँ पे जब वो सर्च करेगी तो उसे दिखाई देगा कि इस आदमी ने क्या किया है, कैनरा बैंक से पहले ही सेम प्रॉपर्टी पे होम लोन ले रखा है, और वो सीधा उस आदमी को मना कर देगी कि नहीं, हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपने पहले यहाँ पे कैनरा बैंक से लोन ले रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि अभी एक प्रॉपर्टी पे ऊपर अगर आप दो दो लोन लोगे तो रीपे कैसे करेंगे ना, कौन क्लेम करेगा उस पर? अगर कल को उस आदमी की डेथ हो जाएगी तो कौन सा बैंक क्लेम करेगा उस पर कि किसकी प्रॉपर्टी है? ठीक है, तो इसके लिए इसको बनाया गया था। फिर आता है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का फायदा क्या है कि शेयर मार्केट में हम लोग जो शेयर बेचते हैं ना, जो शेयर बेचते हैं या जो शेयर खरीदते हैं, तो ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करता है, ये इंश्योर करने की कोशिश करता है जो शेयर बॉन्ड और सिक्योरिटीज बायर ने और सेलर ने खरीदी है और जो सेल कर रखी है। मान लीजिए किसी आदमी ने सिक्योरिटी जो है वो सेल की है, और किसी आदमी ने जो है वो बाई की है, खरीदी है। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम ये होता है कि वो ये इंश्योर करता है कि जिसने सेल किया है, जिसने बेचा है, उसके डीमैट अकाउंट में पैसे आने चाहिए, और जिसने जिसने यहाँ पे खरीदा है उसके डीमैट अकाउंट में यहाँ पे सिक्योरिटीज आनी चाहिए, है ना। ये इंश्योर करने का काम कौन करता है? ये इंश्योर करने का काम करता है आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, है ना, ताकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो, बेचा है तो पैसे मिलने चाहिए, खरीदा है तो सिक्योरिटीज यहाँ पे मिलनी चाहिए। फिर आपका आगे का पॉइंट है आपका सेंट्रल काउंटर पार्टी के तहत काम करती है यहाँ पे पेमेंट एंड सेटलमेंट के लिए। द बैंकिंग अम्बुड्समेंट स्कीम विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1995 प्रोवाइड्स अ क्विक एंड लो कॉस्ट वेन्यू फॉर बैंक क्लाइंट्स टू रिजॉल्व द ग्रीवेंसेस। तो यहाँ पे बैंकिंग अम्बुड्समेंट स्कीम यहाँ पे लाई गई है। ये हमने रियल टाइम में बहुत देखते हैं ना, कुछ भी अगर कस्टमर को सर्विस नहीं मिलती है तो सीधा अम्बुड्समेंट की तरफ यहाँ पे कंप्लेन कर देते हैं ना। कोई कोई कस्टमर तो एटीएम नहीं भी आता है तो भी कंप्लेन करते हैं, टेक्निकल एरर के लिए भी। लेकिन ये पोर्टल जो है वो ऐसी चीजों के लिए नहीं बनाया गया है। पोर्टल जो है वो अगर सर्विस में डिफिशियंसी है ना, मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आया और आपने उसे, आप लोग मोबाइल में रील देख रहे हो या कुछ भी टाइम पास कर रहे हो या अपने कलीग के साथ बात कर रहे हो, आपने उसे बिठा के रखा कि थोड़ी देर बैठिए, एक दो घंटे उसे बिठा के रखा, फिर बोला कि आप जाके आप आधार पैन की जेरोक्स लेके आइए, फिर तब तक कोई दूसरे कस्टमर का नंबर ले लिया और बोला कि नहीं नहीं आप फिर से लाइन में लग जाओ। ये सब क्या है? ये यहाँ पे आपने क्या किया कि उसको सर्विस नहीं दी है ना। उसको एक्सपेक्टेशन क्या थी कि आप जल्दी से आके उससे पूछे कि सर आपका काम क्या है, अगर काम ये है तो ठीक है, ये एप्लीकेशन भर के दीजिए, इसको जेरोक्स कनेक्ट करके दीजिए आधार पैन की, और उसका काम जल्दी से खत्म कर दे। ये उसकी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन आपने उसे हरेस किया। ऐसे में अगर मान लीजिए आपका अगर सीबीएस बंद है या आपका एनबीसी मतलब आपका सर्वर अगर यहाँ पे डाउन है,
या उसकी डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए हो सकता है कि आधार पे अलग नाम है, पैन पे अलग नाम है, तो ऐसे में इस ये जो प्रॉब्लम है ना, इसके तहत कस्टमर जो है वो अम्बुड्समैन को कंप्लेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि सर्वर डाउन होना या डॉक्यूमेंटेशन में कमी होना, ये सारी चीज़ें स्टाफ के हाथ में नहीं होती है। तो आप यहाँ पे जो कस्टमर है वो यहाँ पे बैंकिंग अम्बुड्समैन के तहत यहाँ पे कंप्लेंट नहीं कर सकता है। कंप्लेंट करने के लिए सबसे जरूरी है कि सर्विस में डिफिशियंसी होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है ना कि जो कस्टमर है वो उसको सबसे पहले ब्रांच में कंप्लेंट करानी पड़ती है बीएम के पास, 30 कि मुझे कोई सर्विस नहीं मिली है। अगर 30 दिन में भी उसको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता है, तो फिर जाके वो बैंकिंग अम्बुड्समैन के पास यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करा सकता है। तो एनएक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी कोड है ना, आईबीसी कोड को इसलिए लाया गया था कि जो एनपीएस है, जो बैड लोन से बैंकों के, उसे जल्दी से रिकवर कर पाए। अब ये इसमें क्या होता है ना, आईबीसी कोड में ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। इस पे एक सेपरेट चैप्टर है आपका, बहुत बड़ा चैप्टर भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है एपीएस को रिकवर करने का या रिजोल्व करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, जो क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर मतलब जिसने लोन दे रखा है, जैसे कि बैंक हो गए, और जो डेटर होता है जिसने लोन ले रखा है, जिसने एनपीए कर रखा है, इन दोनों में से कोई भी जो है ना वो कोर्ट के पास जा सकता है और कोर्ट को बोल सकता है कि हमें क्या करना है, ये एनपीए को रिजोल्व करना है, हमें हमारी कंपनी बेचनी है, कंपनी के सारे एसेट्स बेचने हैं, और उन एसेट को बेच के जितने भी पैसे होते हैं उससे हमें बैंकों के लोन यहाँ पे रिपे करना है, ठीक है। फिर जैसे कोर्ट ऑर्डर आएगा तो उसके हिसाब से कोर्ट में क्या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होते हैं, इसके बहुत बहुत डिटेल में ये प्रोसेस है। तो या ऐसे में फिर वो एसेट बेच के वो अपनी कंपनी के यहाँ पे हम बैंकों को लोन पे कर सकते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स आती है फ्रेंड्स, एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। अब सिंपल से लैंग्वेज में बता दूं कि इंसॉल्वेंट क्या होता है। इंसॉल्वेंट मतलब मान लीजिए कोई ए है, मिस्टर ए है, उसने बैंक से लोन ले रखा है, लेकिन अब उसकी कंपनी चल नहीं रही है, उसके पास पैसे नहीं है रीपे करने के लिए। उसका लोन मान लीजिए अगर 10 लाख का है, और उसके पूरे एसेट, एसेट मतलब उसकी बैंक, जो कंपनी की जमीन है वो, कंपनी की मशीन है वो, जो उसके घर है, उसके पास सोना है, जो भी प्रॉपर्टी है, उन सारी चीजों को मिला के उसके पास सिर्फ 6 लाख अगर बचता है यहाँ पे, मतलब उसका कर्जा ज्यादा है और उसका एसेट जो है वो कम है, मतलब जिनको बेच के हम कर्जा वसूल नहीं कर सकते हैं, तो इसे बोलेंगे इंसॉल्वेंट, है ना। मतलब वो इंसॉल्वेंट है, उसके पास, उसको कैपेबल नहीं है कि अपने लोन को रिपे कर सके। अब क्या करेगा ऐसे में, ये इंसॉल्वेंट आदमी अगर किसी अथॉरिटी के, किसी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास जाएगा, जैसे कि आईबीसी, आईबीसी बोर्ड है ना, बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी कोड, सॉरी बोर्ड, है ना, उसके पास जाएगा, तो वो क्या करे, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो अच्छे से इसको एग्जामाइन करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, इसका लोन कितना है। अगर वो लोन रिपे करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी सफिशियंट नहीं है, तो ऐसे में ये बोर्ड जो है, ये आईबीसी कोर्ट जो है वो उसे बैंकरप्ट, है ना, उसे इंसॉल्वेंट घोषित करेगा। जिसके जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी उस आदमी को इंसॉल्वेंट घोषित करेगी, तो उसे हम बैंकरप्ट बोलेंगे, है ना, ठीक है। इसे भी डिटेल में देखना है आगे, तो रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग फिर से एक बार इसे देख लीजिए। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।